अगर हम एक ऐसे कंप्यूटर के बारे में सोचें ना जिसमें एक साथ कोई 100 टैब खुले हुए हैं, स्क्रीन पूरी तरह से भरी हुई है और सिस्टम ना एकदम भयानक रूप से धीमा पड़ गया है। हाँ बिल्कुल, सिस्टम क्रैश होने की कगार पर है। एग्जैक्टली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पीछे से कहीं मतलब किसी एक छुपे हुए टैब में ना बहुत तेज शोर वाली आवाज में कोई वीडियो चल रहा है, पर समझ ही नहीं आ रहा कि वो शोर आखिर आ कहां से रहा है। और माउस को पागलों की तरह घुमाया जा रहा है। बिल्कुल, मतलब एक एक करके टैब बंद करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो शोर बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज के मॉडर्न इंसान का जो दिमाग है ना, वो भी कुछ इसी कंप्यूटर की तरह बर्ताव कर रहा है। सही बात है, बाहर से सब कुछ बहुत अपग्रेड हो चुका है, लेकिन अंदर का सिस्टम लगातार क्रैश हो रहा है। हाँ, तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी क्रैश होते हुए सिस्टम को अनपैक करेंगे। हमारे पास जो सोर्स है वो है आशीष सुतार की किताब कृष्णा स्पीक्स इन कलयुग। ये किताब ना इसी प्रॉब्लम का बहुत ही गहराई से डायग्नोसिस करती है। राइट, और इस किताब का जो नजरिया है ना, वो इसलिए भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये कलयुग को महज एक ऐतिहासिक या कोई पौराणिक समय काल नहीं मानती। अच्छा, तो फिर क्या है ये? स्रोत के अनुसार ये ना मन की एक अवस्था है। मतलब अगर हम इसे आज की साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो ये एक प्रकार का कॉग्निटिव ओवरलोड है। कॉग्निटिव ओवरलोड। बिल्कुल, ये एक ऐसा पैराडॉक्स या विरोधाभास है जहां सच और भ्रम ना इतने आपस में उलझ गए हैं कि उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल है। मतलब आज समाज में लोग बाहर से हंसते हुए और बहुत सक्सेसफुल नजर आते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे तो सब परफेक्ट ही दिखता है। वही तो, लेकिन अगर उनके भीतर झांका जाए ना तो एक गहरी थकान और एक अजीब सा खालीपन दिखाई देता है। मतलब बाहर तो जानकारियों का पूरा अंबार लगा है, लेकिन भीतर की शांति पूरी तरह से गायब हो चुकी है। और मुझे लगता है उस शोर का असली कारण ये है कि हम ना गलत मैदान में लड़ रहे हैं। मतलब सोर्स के अनुसार आज का हर इंसान एक मॉडर्न अर्जुन है। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। जो पौराणिक अर्जुन था ना, वो कुरुक्षेत्र की उस बाहरी जमीन पर खड़ा था जहां सामने दुश्मन साफ साफ दिखाई दे रहे थे। पर आज के इंसान की युद्ध भूमि उसका अपना मन है। एग्जैक्टली। मतलब यहाँ ना कोई तीर है ना तलवारें हैं, यहाँ बस जीवन की भागदौड़ है, चिंताएं हैं, अकेलापन है और खुद की ही विचार है। और स्रोत यही कहता है कि अगर हम दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही विचारों से हार रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो पूरा ढांचा है ना, ये अंदर से ही हमारे खिलाफ काम कर रहा है। राइट। किताब में बताया गया है कि एक साधारण सा विचार सबसे पहले तो भय का रूप लेता है, यानी डर बन जाता है, और फिर वही डर हमारे हर डिसीजन को खोखला कर देता है। ये जो प्रक्रिया है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। मतलब सोर्स स्पष्ट करता है कि हमारा मन एक दर्पण की तरह है। एक आईने की तरह। हाँ, एक आईने की तरह। अब एक आईने का अपना तो कोई कैरेक्टर नहीं होता ना, वो सिर्फ उसे रिफ्लेक्ट करता है जो उसके सामने रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर कोई इंसान अपने मन रूपी आईने के सामने लगातार डर, इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी रखेगा तो उसे पूरी दुनिया में सिर्फ खतरे ही दिखाई देंगे। और अगर शांति रखी जाएगी तो दुनिया शांत नजर आएगी। यहीं पर ना स्रोत एक बहुत ही गहरी और मैं कहूंगा थोड़ी डराने वाली सच्चाई सामने रखता है। हम अक्सर एक भ्रम में जीते हैं कि हम अपने विचार खुद चुन रहे हैं। हाँ, हमें लगता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। एग्जैक्टली। लेकिन सच तो ये है कि हम विचार नहीं चुनते, बल्कि वो विचार हमें कठपुतली की तरह चलाते हैं। अरे बाप रे। मतलब अगर हम आज के इस डिजिटल युग की बात करें ना, तो मान लीजिए कि हमारा मन एक स्मार्टफोन है, तो ये जो विचार है ये वो अनचाहे नोटिफिकेशंस हैं जो लगातार स्क्रीन पे पॉपअप होते रहते हैं। हाँ, अगर ऐसा हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। बिल्कुल, भविष्य में मेरा क्या होगा, मतलब ये सब बिना किसी इजाजत के बस बजते रहते हैं। और सोर्स ये भी हाईलाइट करता है कि डर ना हमेशा फ्यूचर से जुड़ा होता है। राइट, जो चीज अभी तक घटित ही नहीं हुई है। हाँ, जो हुआ ही नहीं है हम उसका शोक पहले ही मनाने लगते हैं। ओवरथिंकिंग का असल मतलब ही यही है कि हम उस इमेजिनरी डर को अपने दिमाग में बार बार जी रहे हैं। लेकिन एक सवाल है। हाँ बताइए। क्या इन मेंटल नोटिफिकेशंस को पूरी तरह से डिलीट किया जा सकता है? मतलब क्या हम बस एक बटन दबाकर सोचना बंद कर सकते हैं? सच कहूं तो विचारों को डिलीट करने या उनसे लड़ने की कोशिश करना ना असल में आग में घी डालने जैसा है। अच्छा। मतलब वो बैकफायर करता है। बिल्कुल। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है
कि आप जिस विचार को जितना दबाने की कोशिश करेंगे ना, वो उतनी ही ताकत से बाउंस बैक करेगा। मेक सेंस। तो श्रोत इसका जो सोल्यूशन देता है वो है एक ऑब्जर्वर या साक्षी बनना। एक ऑब्जर्वर बनना। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आसमान में बहुत सारे बादल उड़ रहे हैं। अब वो बादल काले हो सकते हैं, तूफानी हो सकते हैं, लेकिन क्या वो आसमान के अस्तित्व को बदल सकते हैं? नहीं, आसमान तो वहीं रहता है। एग्जैक्टली बादल बस आते हैं और चले जाते हैं। हमारे विचार भी ना बिल्कुल उन्हीं बादलों की तरह हैं। जब कोई व्यक्ति विचारों से कुश्ती लड़ने के बजाय बस किनारे खड़े होकर उन्हें देखना शुरू करता है ना, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। वाओ! वो इंसान अपने विचारों से खुद को अलग कर लेता है। मतलब मैं डरा हुआ हूं से मैं अपने भीतर डर की फीलिंग को महसूस कर रहा हूं। ये जो एक छोटा सा बदलाव है ना, ये उस विचार की पूरी ताकत को खत्म कर देता है राइट। और वापस प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। मतलब ये सच में बहुत लिबरेटिंग है कि हमें विचारों के दलदल में उतरने की जरूरत ही नहीं है, बस किनारे पर खड़े रहना है। बिल्कुल। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा मन अंदर से ही इतना इनसिक्योर है और इन नोटिफिकेशन से भरा हुआ है, तो ये बहुत नेचुरल है कि जब ये कमजोर मन बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है तो वो और भी जल्दी शिकार बन जाता है। सही कहा। और बाहरी दुनिया में आज के समय में हमारे मन को अशांत करने वाले दो सबसे बड़े ट्रिगर्स हैं। नकली रिश्ते और सोशल मीडिया। एग्जैक्टली। नकली रिश्ते और सोशल मीडिया का मायाजाल। मतलब कलयुग की परिभाषा ही शायद ये हो गई है कि यहाँ हर चेहरा सच नहीं होता। हाँ, और जब रिश्तों में धोखा मिलता है ना, तो अक्सर हम यही सोचते हैं कि सामने वाला इंसान बहुत ही क्रूर या बुरा है। पर स्रोत यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया पेश करता है। धोखा ना हमेशा किसी दुश्मनी या बुरे इरादे से नहीं दिया जाता। अच्छा, तो फिर क्यों? अक्सर लोग अपनी जरूरतों, अपने स्वार्थ या बस अपनी सर्वाइवल की लड़ाई के कारण ऐसा करते हैं। मतलब वो तब तक साथ रहते हैं जब तक इक्वेशंस उनके फेवर में होते हैं। राइट। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा चुभने वाला सच बताता है वो ये है कि असल में दुनिया हमें धोखा नहीं देती। तो कौन देता है? हमारी अपनी अपेक्षाएं, हमारी अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो हमें धोखा देती हैं। ये बहुत डीप है। बिल्कुल। हम दूसरे इंसानों पर अपनी इमेजिनेशंस का बोझ लाद देते हैं और जब वो उस बोझ को नहीं उठा पाते तो हम टूट जाते हैं। हाँ, हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी ना हमारी ही तरह एक कमजोर इंसान है जो अपनी ही उलझनों में फंसा हुआ है। सही बात है। इसीलिए सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि लोगों को पहचानने के लिए ना हमें ये इमोशंस का चश्मा उतारना होगा। बिल्कुल, भावनाओं में बहकर नहीं बिल्कुल। देखना। एग्जैक्टली। किसी के मीठे शब्दों पर नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन पर भरोसा करना चाहिए। मतलब ये देखना चाहिए कि किसके शब्द और उसके काम दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। और जब हम बाहरी दुनिया के इस भ्रम और दिखावे की बात कर ही रहे हैं, तो सोशल मीडिया के बिना तो ये चर्चा अधूरी है। अरे हाँ, सोशल मीडिया। स्रोत इसे इस युग का सबसे बड़ा इल्यूजन या भ्रम मानता है, जहां हम अपनी असली जिंदगी जीने के बजाय ना बस दूसरों के द्वारा बनाए गए शोज के ऑडियंस बनकर रह गए। राइट। सोशल मीडिया का पूरा स्ट्रक्चर ही इसी बेसिस पर काम करता है कि लोग अपनी लाइफ का सिर्फ वो उजला हिस्सा दुनिया को दिखाएं। मतलब सफलताएं हो गईं, छुट्टियां हो गईं, महंगी गाड़ियां, परफेक्शन। हाँ, पर हर इंसान की लाइफ में एक छाया भी तो होती है ना, उसके स्ट्रगल्स, उसके डर, उसका दुख। पर सोशल मीडिया पर यह छाया पूरी तरह से गायब होती है। बिल्कुल। और जब एक आम इंसान अपने असली और स्ट्रगल से भरे जीवन की तुलना किसी दूसरे के केवल उन परफेक्ट पलों से करता है, हाँ। तो उसे अपनी लाइफ एकदम बेकार लगने लगती है। और स्रोत ने इस तुलना के लिए एक बहुत ही कमाल के शब्द का इस्तेमाल किया है। इसे एक साइलेंट थेफ्ट कहा गया है। साइलेंट थेफ्ट। हाँ, मतलब ये मन की एक खामोश चोरी है जो बिना कोई शोर किए ना हमारी शांति, हमारा संतोष और हमारा कॉन्फिडेंस चुरा ले जाती है। लेकिन एक बात सोचिए, हाँ। हम इंसान है ना, सदियों से हम कम्युनिटीज में और समाज में रहे हैं। हमारे एवोल्यूशन का इतिहास ही यही रहा है कि हम चारों ओर देखते हैं, जज करते हैं कि कबीले में कौन कहाँ खड़ा है और खुद को उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म था। तो तुलना करना तो हमारे डीएनए में बसा है। तो क्या पूरी तरह से तुलना बंद करने की बात करना प्रैक्टिकल है? मतलब क्या हम किसी ऐसे इम्पॉसिबल आइडियल की बात कर रहे हैं जो आज के दौर में मुमकिन ही नहीं है? ये बहुत ही जायज पॉइंट है। किसी भी सोशल प्राणी के लिए अपने आसपास से पूरी तरह कट जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन स्रोत ये नहीं कह रहा कि हम अपनी आंखें ही बंद कर लें या समाज से बाहर निकल जाएं। अच्छा, तो फिर क्या कह रहा है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम दूसरों को देख रहे हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम किसी और के रिजल्ट्स को अपनी प्रोसेस के साथ तौलने लगते हैं। ओहो, मतलब किसी और का चैप्टर 20 और हमारा चैप्टर 1। एग्जैक्टली।
हम किसी ऐसे व्यक्ति की मंजिल की तुलना अपने पहले कदम से करने लगते हैं। इसलिए स्रोत तुलना को पूरी तरह मिटाने के बजाय ना अपना फोकस अपनी खुद की प्रोग्रेस पर शिफ्ट करने की बात करता है। राइट। ये उस ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता की बात करता है जो हमारे पास आज मौजूद है। मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी खुद की जर्नी की रिस्पेक्ट करना सीख जाता है ना, तो बाहर कौन क्या कर रहा है उसका असर बहुत कम हो जाता है। वाओ! तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी दुनिया और सोशल मीडिया के इस बहरे कर देने वाले शोर को म्यूट करने के बाद हमारा अगला कदम खुद को भीतर से मजबूत बनाना है। बिल्कुल। क्योंकि अगर अंदर की नींव पक्की नहीं है तो बाहर की कोई भी आंधी हमें गिरा सकती है। और सोर्स के अनुसार इस इनर स्ट्रेंथ की शुरुआत होती है डिसिप्लिन से, यानी अनुशासन से, और खुद के साथ अकेले में समय बिताने से। सही कहा। लेकिन आज का दौर तो ऐसा है ना जहां हर कोई बस मोटिवेशन के पीछे भाग रहा है। मतलब हर किसी को कोई ऐसा वीडियो चाहिए जो उन्हें अचानक से एनर्जी से भर दे। और यहीं पे सबसे बड़ी चूक होती है। स्रोत ना इस आम गलतफहमी को बहुत साफ शब्दों में दूर करता है। ये बताता है कि एक सार्थक जीवन मोटिवेशन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से बनता है। वो कैसे? अगर हम इसे थोड़ा गहराई से समझे ना, तो मोटिवेशन एक शुगर रश की तरह है। अच्छा। जैसे जब आप चीनी खाते हैं ना, तो अचानक से बहुत सारी एनर्जी फील होती है। हाँ, एकदम स्पाइक आता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो एनर्जी पूरी तरह से क्रैश हो जाती है और शरीर ना पहले से भी ज्यादा थका हुआ फील करता है। मोटिवेशन बस एक भावना है और भावनाएं हमेशा बदलती रहती हैं। राइट। आज एक्साइटमेंट है तो कल उदासी हो सकती है। एग्जैक्टली। लेकिन अनुशासन या डिसिप्लिन ना एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरह है जो धीरे धीरे पचता है और आपको एक लंबी दौड़ के लिए लगातार एनर्जी देता रहता है। राइट। अनुशासन टिकता है, भले ही आपका मन काम करने का हो या ना हो। ये एनालॉजी सच में बहुत कुछ क्लियर कर देती है। मतलब एक शुगर रश आपको सोफे से तो उठा सकता है, लेकिन वो आपको मैराथन नहीं दौड़ा सकता। बिल्कुल नहीं। लंबी दौड़ के लिए तो वो टिकाऊ ईंधन ही चाहिए। स्रोत एक और बहुत गहरी बात कहता है कि हमारी आज की आदतें ही हमारा फ्यूचर तय करती हैं और अनुशासन कोई सजा नहीं है। राइट। यह असल में खुद से प्रेम करने का, यानी सेल्फ लव का एक तरीका है। जब हम आज किसी मुश्किल काम को करने का डिसिप्लिन दिखाते हैं ना, तो असल में हम अपने भविष्य के स्वरूप की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। बहुत सही कहा। और इसी के साथ ना स्रोत अकेलेपन की उस धारणा को भी पलट कर रख देता है जिससे आज की पीढ़ी सबसे ज्यादा डरती है। हाँ, अकेलापन तो आज के दौर की एक बहुत बड़ी महामारी बन चुका है। बिल्कुल। लोग अकेले रहने से इतना डरते हैं कि वो हर समय कानों में हेडफोन लगाए रहते हैं या बस स्क्रीन से चिपके रहते हैं। उन्हें बाहरी शोर चाहिए ताकि वो अंदर के शोर को इग्नोर कर सकें। एग्जैक्टली। और ये डर इसलिए है क्योंकि जब चारों तरफ शांति होती है ना, तो इंसान को अपने ही ख्यालों का सामना करना पड़ता है। उसे अपना असली चेहरा दिखाई देता है जो हमेशा बहुत सुखद नहीं होता। राइट। लेकिन स्रोत समझाता है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है। जो इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाता है, जो अपने ही मन से बातचीत करना सीख जाता है ना, वो फिर कभी लाइफ में अकेला फील नहीं करता। मतलब ये एकांत ना खुद को गहराई से जानने का सबसे बड़ा मौका है। बिल्कुल। लेकिन यार यहाँ एक प्रैक्टिकल उलझन आती है। वो क्या? जब कोई व्यक्ति खुद के साथ अकेले बैठता है तो हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि उसे एकदम से शांति ही मिल जाए। हाँ, ये तो है। कई बार उसी एकांत में दबी हुई भावनाएं ना एक तूफान की तरह बाहर आती हैं। सोर्स खुद भी लॉजिक और इमोशंस के बीच चलने वाले इस क्लैश की बात करता है। राइट। मतलब भावनाएं जैसे बहुत तेज गुस्सा आना या अचानक से फ्यूचर को लेके पैनिक हो जाना, ये बहुत टेम्पररी होती है। लेकिन उस एक पल के गुस्से में लिए गए फैसले पूरी लाइफ का नुकसान कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि जब वो इमोशनल तूफान आए, जब दिमाग एकदम सुन्न होने लगे, तो उस पल में मन को कोई अनर्थ करने से कैसे रोका जाए? इसे साइकोलॉजी में अमिगडाला हाईजैक कहा जाता है। अमिगडाला हाईजैक। हाँ, जब हमारे दिमाग का इमोशनल हिस्सा ना हमारे लॉजिकल हिस्से पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। और स्रोत भी यही कहता है कि उस तूफान के बीच इमोशंस को जबरदस्ती रोकने या दबाने की कोशिश करना एकदम बेकार है। मतलब जितना दबाएंगे वो उतना हिंसक होके बाहर आएगा। एग्जैक्टली। इसके बजाय जो सीखना सबसे जरूरी है वो है ठहरना या पॉज लेना। पॉज लेना। हाँ, जब कोई तेज भावना हावी होना तो तुरंत उस पर कुछ भी रिएक्ट करने के बजाय सिर्फ एक पल के लिए रुक जाना। ये ठहरना कोई कमजोरी नहीं है। राइट। बल्कि ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसी छोटे से पॉज में ना रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का अंतर पैदा होता है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स? हाँ, रिएक्शन हमेशा हमारी इंस्टिंक्ट से आता है, बिना सोचे समझे, और वो नुकसान करता है। लेकिन रिस्पॉन्स हमारे ज्ञान से आता है,
सोच समझकर, और वो सिचुएशन को संभाल लेता है। वाओ, मतलब रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का वो छोटा सा ठहराव ही हमारी असली आजादी है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सारे धागों को एक साथ समेटे ना, मन के काम करने के तरीके को समझना, विचारों को बिना उनसे लड़े महज ऑब्जर्व करना, भारी दुनिया के नकली रिश्तों और वो जो सोशल मीडिया का मायाजाल है उससे बचना, मोटिवेशन की जगह अनुशासन का स्थायी फ्यूल चुनना। बिल्कुल, और भावनाओं के तूफानों के बीच वो ठहराव खोजना, इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब कलयुग की इस भाग दौड़ और शोर से भरी जिंदगी में एक आम इंसान इस पूरे ज्ञान को कैसे यूज करे ताकि उसे सच्ची शांति मिल सके? इस पूरी जर्नी का एंड गोल यही समझना है कि सच्ची शांति का बाहरी दुनिया के सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम लोगों की बिहेवियर को, इकोनॉमी को या दुनिया की हर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। ये तो है। शांति इस बात में नहीं है कि बाहर एकदम सन्नाटा हो। स्रोत बहुत क्लियरली कहता है कि शांति उन विचारों की अशांति को थामने से मिलती है जो हमारे मन के भीतर चल रहे हैं। राइट। जब बाहर भयानक शोर और हलचल हो लेकिन इंसान के भीतर की दुनिया स्थिर हो, वही असल में शांत मन की पहचान है। मतलब ये दुनिया को बदलने की नहीं बल्कि दुनिया को देखने वाले अपने ही चश्मे को साफ करने की प्रोसेस। एग्जैक्टली। यार मतलब हम ज्ञान तो बहुत इकट्ठा कर रहे हैं, हर चीज की इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पर है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में ना हम स्वयं को ही भूल गए हैं। सही कहा। और इस किताब में श्री कृष्ण का जो फाइनल मैसेज दिया गया है वो इसी बात को एक बहुत ही डीप लेवल पर छूता है। वो कहते हैं, तुम हारे हुए नहीं हो, तुम केवल स्वयं को भूल गए हो। तुम्हें किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, तुम ही अपना मार्ग हो। ये मैसेज ना अपने आप में एक पूरी लाइफ फिलॉसफी है। बिल्कुल। ये इस बात का रिमाइंडर है कि इंसान को बाहर किसी सेवियर या तारणहार की तलाश नहीं करनी है। सबसे बड़ी पावर किसी और पर या किसी चीज पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि अपने खुद के मन पर कंट्रोल पाना है। राइट। जब किसी का मन शांत और सेंटर्ड हो जाता है ना, तो उसे वही दुनिया, वही उलझे हुए रिश्ते और वही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस एकदम अलग और क्लियर नजरिए से दिखाई देने लगती हैं। मतलब समस्याएं शायद रातों रात खत्म ना हो, लेकिन उन समस्याओं से डील करने का हमारा तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। एग्जैक्टली। तो इस पूरी डीप डाइव का सार यही निकलता है कि कलयुग का ये जो युद्ध है ना, ये किसी जमीन पर हथियारों से नहीं लड़ा जाने वाला है। ये पूरी तरह से अवेयरनेस का यानी जागरूकता का युद्ध है। बिल्कुल। हमारा मन कोई विलेन नहीं है जिसे हमें हराना है। ये बस एक बहुत पावरफुल टूल है जिसे सही डायरेक्शन और सही प्रोग्रामिंग की जरूरत है। और ये जो नॉलेज है ना, ये आज हर उस इंसान के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक साइलेंट लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, चाहे वो ऑफिस की पॉलिटिक्स हो, रिश्तों का स्ट्रेस हो, या फिर स्क्रीन पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर फील होने वाला वो खालीपन। बिल्कुल। ये समझना कि इन सारी उलझनों को सुलझाने की चाबी कहीं बाहर नहीं है बल्कि हमारे अपने ही भीतर है, ये ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेंटल रिलीफ देता है। सच में ये एक ऐसा रिलीफ है जो हमें हमारी पावर वापस लौटाता है। सही बात है। लेकिन इस चर्चा को रैप अप करने से पहले ना मैं एक ऐसा थॉट सामने रखना चाहूंगी जो इसी पूरे कॉन्सेप्ट से निकलता है। हाँ, बताइए। हमने अभी बात की कि हमारा मन एक युद्ध भूमि है और हमारे जो विचार हैं वो इस युद्ध में चलने वाले तीर हैं। राइट। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में ही सही पर अपने ही खिलाफ इन तीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तो सच में सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला सवाल है। और अगर हम इस एरा की टेक्नोलॉजी को दिमाग में रखते हुए एक कदम और आगे जाए ना, अगली बार जब कोई नेगेटिव विचार, कोई अजीब सा डर या खुद को किसी और से कमतर फील करने का ख्याल मन में आए ना, तो बस एक पल के लिए रुककर ये सोचना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वो विचार वास्तव में हमारा अपना है, या फिर इस डिजिटल युग के अनगिनत एल्गोरिदम्स ने, सोशल मीडिया के लगातार बजते शोर ने और बस कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करते समाज ने उस विचार को बहुत चालाकी से हमारे दिमाग में प्लांट कर दिया है। मतलब क्या बात है? क्या इंसान आज अपने खुद के विचार सोच रहा है या वो बस इस सिस्टम के शोर की एक गूंज बनकर रह गया है? एग्जैक्टली। ये ना एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान को एकांत में बैठकर खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि सच कहूं तो इसी सवाल के जवाब में उसकी असली आजादी छुपी है। बिल्कुल। तो अगली बार जब दिमाग रूपी कंप्यूटर में एक साथ 100 टैब खुल जाए ना और समझ ना आए कि ये मेंटल शोर कहाँ से आ रहा है,
तो स्क्रीन पर बस आंखें गड़ाने और पैनिक करने के बजाय थोड़ी देर के लिए बस आंखें बंद कर लेना ज्यादा बेहतर होगा। क्या पता उस शांति में ही ये समझ आ जाए कि एक्चुअल में कौन सा टैब बंद करना है। इस विषय की इतनी गहरी परतों को खोलने और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस अंदर की शांति की